नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इनके बीच का जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो इश्यूज़ हैं, एनोमलीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो पहले तो ये समझ लें कि उनके बीच में जो इस इम्बैलेंस को हम कहते क्या हैं, और फिर इस इम्बैलेंस या असंतुलन के कारण क्या हैं, और फिर उसके लिए क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं। तो पहली बात ये है कि जो इसका नाम है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस का मतलब है कि सेंटर के पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि साधन जो हैं, जो पैसा है वो सेंटर के पास ज़्यादा है और काम जो है वो स्टेट्स के पास ज़्यादा है। उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसी को हम नाम दिया है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस या VFI, ठीक है। और जब स्टेट्स के बीच में बात करेंगे कि भाई फलां स्टेट के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसके पास ये गरीब है, ये अमीर है, तो हम उसको कह देते हैं हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। अब 15th फाइनेंस कमीशन ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी डे टू डे खर्च है स्टेट्स का, तो यदि पूरे कंट्री के अंदर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें से जो 61 रुपया है, 61 रुपीज़ जो है वो स्टेट्स खर्च कर रहे हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में स्टेट्स का 61 रुपीज़ का खर्च है, और जबकि उनके रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो डे टू डे की उनकी इनकम है, वो मात्र 38 रुपीज़ है। तो आप इस असंतुलन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको ठीक करना चाहिए। क्यों ठीक करना चाहिए? क्योंकि स्टेट्स डायरेक्टली लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने की हमें मतलब वो एक केस बनता है उनका कि उनको ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाई जानी चाहिए। फिर एक एज अ कंट्री हमें यदि फिस्कल स्टेबिलिटी चाहिए या इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो हमें स्टेट्स को थोड़ा इस चीज़ में संतुलन लाने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में कोऑपरेशन होना, तीनों लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना और कन्फ्लिक्ट का ना होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब इस कन्फ्लिक्ट के रीज़न्स क्या हैं, क्यों जो है स्टेट्स के पास कम रिसोर्सेज हैं और सेंटर के पास ज़्यादा हैं, तो वो हम समझते हैं। केंद्र और राज्य की जो समस्याएं हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उसमें से कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको लिस्ट करने की कोशिश की है। इसकी जो है एक पिक जो है मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, यदि आपने वहाँ से देखनी, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहली बात ये है कि इसमें संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ही एक किया हुआ पक्षपात है कि सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अमीर है, जबकि स्टेट के काम ज़्यादा हैं लेकिन उसके रिसोर्सेज थोड़े हैं। तो इस वजह से ये समस्या है, जिसको कि हमने समझ ही लिया था, वर्टिकल इम्बैलेंस की बात की थी। उसका कारण यही है कि सेंटर के पास ज़्यादा टैक्सेस हैं, ज़्यादा बोरोइंग पावर है। जो स्टेट है उसको उसके अंदर उसका जो गवर्नर भी जो है वो बैठा है, वो सेंटर का बैठा हुआ है। उसके अलावा जो की सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेंटर के पास हैं, और स्टेट को इवन ये तक हक नहीं दिया गया है कि यदि सेंटर उसके यहाँ पर कोई एक्टिविटी करता है तो उस पर वो टैक्स भी नहीं लगा सकता है। तो इसलिए इसकी जो कंकरेंट लिस्ट की बात भी हमने पहले की थी कि जो समवर्ती सूची है उसके वो भी कंप्लीटली जो है वो सेंटर के फेवर में जाती है। तो इसलिए ये संवैधानिक रूप से ही इसमें ये व्यवस्था की गई है। फिर उसके बाद जो समस्या आती है और ज़्यादा समस्या को बढ़ाते हैं, वो ओवर द टाइम क्या हुआ, टाइम के साथ साथ स्टेट को और कमज़ोर बनाया जाता रहा। और ये उसी तरीके से है जैसे कि आपकी मुझसे हाइट भी बड़ी है और आपने हील भी पहन रखी है, तो आप नेचुरल मुझसे ज़्यादा लंबे हो जाओगे। तो ये हील पहनने वाला काम जो है वो सेंटर ने किया है। तो यहाँ पर देखो कि जो GST है उसका आना और कुछ और टैक्सेस का जो है वो स्टेट की तरफ से सेंटर की तरफ चले जाना, तो उससे क्या हुआ कि स्टेट के पास जो कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट टैक्सेस थे तो वो भी रिप्लेस हो गए। तो उसकी वजह से स्टेट के जो रेवेन्यूज़ जो पहले संविधान ने दिए हुए थे वो भी और कम हो गए। फिर
जो सेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी कि जो काम, देखो डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं तो काम अलग अलग नए नए आते जाते हैं, तो उन कामों पर सेंटर अपना हाथ जमाता रहा। सेंटर जो पावरफुल काम थे वो सेंटर के पास रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो सेंटर के पास है, तो स्टेट को जब भी कुछ चाहिए होता है तो वो सेंटर की तरफ देखना पड़ता है। सेस और रिचार्ज का, सरचार्ज का बढ़ाना, उसका सेस और सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पर टैक्स लगता है और उससे जो इनकम आती है वो स्टेट के साथ सेंटर शेयर नहीं करता है। तो इसलिए उसने तरीका क्या बना लिया कि अब वो टैक्स रेट्स को नहीं बढ़ाता, अब वो क्या करता है, सेस और सरचार्ज बढ़ाता है और वो उसको बांटने नहीं पड़ते स्टेट्स के साथ। तो इसलिए सेंटर के पास तो रेवेन्यू बढ़ता जाता है लेकिन स्टेट के पास कम रह जाता है। देन कंकरेंट लिस्ट में और ज़्यादा सब्जेक्ट्स का एंटर करना। पहले ही कंकरेंट लिस्ट सेंटर के फेवर में है, ऊपर से कुछ सब्जेक्ट्स को और डाल दिया गया उसमें, तो स्टेट की पावर बढ़ जाती है, इंटरफेरेंस भी बढ़ जाती है। इंटरफेरेंस है, सीआरपीएफ आ गई, बीएसएफ आ गई, तो इस तरह की सारी जो नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए मंत्रालय बना के जो सेंटर है वो स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है, ऐसा स्टेट्स का कहना है। तो उसी के साथ आप ये देखें कि 2014 तक जो प्लानिंग कमीशन रहा, देखो जब फाइनेंस कमीशन बना था वो संविधान की तरफ से बना था, लेकिन प्लानिंग कमीशन वो संविधान ने नहीं बनाया। लेकिन हुआ क्या, ओवर द टाइम प्लानिंग कमीशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई, योजना आयोग को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई। जो ग्रांट्स या अनुदान या सहायता दी जानी थी सेंटर से स्टेट को, संविधान ने कहा था कि भाई आपको ज़्यादा बड़ा दिया बनाया है तो आपने बांटते भी रहना है। तो वो जो पावर्स थी, बांटते रहने की पावर, वो प्लानिंग कमीशन को सेंटर ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा दे दी। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि थोड़ी मनमानी ज़्यादा होने लगी। अब ज़्यादा मनमानी होने लगी तो स्टेट्स ने जो है वो शिकायत करनी थी, उनका जो है एतराज़ जायज़ था कि भाई आपका आर्टिकल 282 के तहत जो आप ग्रांट्स दे रहे हो, जो मन मर्जी वाली ग्रांट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि जो संवैधानिक ग्रांट्स हैं, जो सही तरीके से दी जाने वाली ग्रांट्स हैं, जो आर्टिकल 275 के थ्रू दी जाती है, वो आपकी कम है। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो है प्लानिंग कमीशन जो है वो छा गया, या मतलब जो है उसने पावर्स ज़्यादा ले ली। तो ये भी एक एतराज़ था और इसी वजह से प्लानिंग कमीशन जो है अब तो खैर नहीं रहा है 2015 से। तो देन कम्स की कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उनका काफ़ी है स्टेट का, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उसके लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इस वजह से भी वो जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना होता है तो उनको सेंटर की तरफ देखना पड़ता है। उनके पास इवन की स्टेट के पास बोरोइंग कैपेसिटी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से चाहे तो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं FRBM, या फिर डेट सीलिंग उन पर लगी हुई है कि भाई इससे ज़्यादा आप उधार नहीं ले सकते, आप यहाँ से नहीं ले सकते, आप वहाँ से नहीं ले सकते, आप जब भी लोगे आपको केंद्र से पूछना पड़ेगा। तो इस वजह से उनकी बोरोइंग कैपेसिटी भी जो है कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे राज्य ऑलमोस्ट जो है वो डेट रिडन है। तो वो एक अलग विषय है जो कभी फिर करेंगे। देन कम्स एवर इंक्रीजिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनका खर्च जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टाफ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये आपने पिछली वीडियोस में हमने जिक्र किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे की खर्च है ना। अब जैसे हमारे घर में आटा दाल का खर्च चलता रहे, जो घर को चलाते रहने के लिए जो खर्च होता है, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बचता ही नहीं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कुछ बनाने के लिए बचता ही नहीं है कि आप अपनी कोई संपत्ति बना सको, कोई जुगाड़ कर सको जिससे कि आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा हो, डेवलपमेंटल कुछ काम कर सको, उसके लिए बहुत कम बचता है। ठीक, अब सारे के सारे दोष ऐसा तो नहीं हो सकता सेंटर में ही हो, तो कुछ स्टेट की भी समस्याएं हैं। स्टेट जो है वो फिस्कल मैनेजमेंट में जो वो है वो पीछे है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि देखो पॉलिटिक्स एक बड़ा रोल प्ले करती है, उसी की वजह से फिस्कल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। स्लैक मतलब ढीला ढाला, ठीक है।
यानी कि वो डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करते हैं। स्टेट को लगता है कि मैं खर्च करती जाऊंगी, कोई नहीं अपने आप सेंटर देगा, ठीक है। अपने खुद के रिसोर्सेज को वो रिन्यू नहीं करते हैं। उनको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दिया गया लेकिन वो लगाते नहीं हैं, क्योंकि वोट लेना होता है और उनको पता है कि अब उनके रिसोर्सेज कम है, उसके बावजूद बस फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, ताकि वोट ले सकें। तो दोनों ही काम गड़बड़ होगी। एक तरफ तो आपने इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो आपकी फिस्कल मैनेजमेंट तो हिलनी ही है। तो इसी तरीके से सेंटर जो है वो भी वहाँ पे भी पॉलिटिक्स प्ले करती है। सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो अपनी वाली गवर्नमेंट या अपनी कोalition वाले स्टेट्स को ज़्यादा देती हैं, जबकि जो अगेंस्ट पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट में है, वहाँ पर वो उन स्टेट्स को जो है वो कम रेवेन्यू देते हैं, कम पैसा देते हैं। तो ये बहुत कुछ गेम प्ले होता रहता है। देन अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्टेट के काम जो हैं वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके साथ डील करने के लिए स्टेट के पास ना पावर है ना रिसोर्सेज हैं, और इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ भी हैं। यानी कि जो स्टेट्स हैं, आप देखिए बिहार शुरू से ही गरीब रहा है, राजस्थान शुरू से ही पीछे रहा, तो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, तो झारखंड है, ये सब स्टेट्स जो हैं वो डाउन 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 रहे, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र है या साउथ के कुछ स्टेट्स हैं तो वो हमेशा ही ऊपर रहे हैं। तो उनके बीच में बैलेंस बिठाना और उनकी जो डिस्पैरिटीज़ हैं, उनमें जो इनइक्वालिटी है, उसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ी जो है वो एक चुनौती है, एक चैलेंज है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। सजेशंस की बात करें तो पहली बात यही है कि फाइनेंस कमीशन को ज़्यादा से ज़्यादा, वित्त आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए, उसको एक परमानेंट स्टेटस बना दिया जाना चाहिए, जैसा कि स्टेट्स रिकमेंड करते रहे हैं या मांग करते रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन यदि एक परमानेंट स्टेटस का होगा, अभी 5 साल के लिए बनाया जाता है, यदि परमानेंट होगा तो उसको सारी सिचुएशन का सही तरीके से, मतलब वो आकलन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। और दूसरी बात है कि स्टैट्यूटरी ग्रांट, जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स देता है उसका प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम ये होता है कि 33% जो है फाइनेंस कमीशन देता है, तो 66% जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के थ्रू आता है, तो वो उसमें पक्षपात की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए उनको लगता है कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है वो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और फिर जो शेयर्स है, जो डेवोल्यूशन टैक्सेस का होता है, जो टैक्स शेयर होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, अभी उसका 41% जो है शेयर स्टेट्स के पास जाता है, जो कि स्टेट्स की डिमांड है कि यदि गैप को घटाना है, जो वर्टिकल इम्बैलेंस है उसको ख़त्म करना है या कम करना है, तो कम से कम ये 50% तक लेके जाना चाहिए। यानी कि जितना टैक्स आता है, यदि 100 करोड़ आया है तो उसमें से 50 करोड़ जो है वो सेंटर रखे और 50 जो है स्टेट्स में बांट दे। फिर सेस और सरचार्ज से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो भी डिविजिबल पूल में, उसी में डाले जाने चाहिए, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन जो है वो उसको भी चाहिए कि वो फिस्कल डिसिप्लिन को जो है लागू करवाए, या स्टेट्स को एनकरेज करे कि वो फिस्कल डिसिप्लिन में रहें, कम खर्च करें, ज़्यादा इनकम कमाएं, तो वो सब चीज़ें। और स्टेट को भी चाहिए कि वो कुछ तरीके ढूंढे, यूँ बेचारापंती से काम नहीं चलता, ठीक है। यूँ थोड़ी होता है कि मैं पढ़ाऊँगा आप ना पढ़ो, आप पढ़ोगे तो ही मेरे पढ़ाने का फ़ायदा है। तो इसलिए ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो स्टेट्स का, वो भी ज़रूरी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्टेट और सेंटर को मिलकर जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि जो देश है वो स्टेट और यूनियन दोनों से मिलकर बना है। और यदि ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो देश का और देश के लोगों का भला हो सकेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।